क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर हमारा कौन सा चल रहा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूरी बैलेंस शीट कंपनी की बनानी है। सबसे पहले नोट्स ऑफ अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट हमको बनानी है। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है शेयर कैपिटल 24 लाख, ये निकाल के दे रखा, बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरल रिजर्व, इसका अब हम सबसे पहले बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें आपको सबसे पहले दे रखा जनरल रिजर्व। हाँ भाई, जनरल रिजर्व कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में चेक करते चलो। जनरल रिजर्व 6 लाख, उसके बाद पी एंड एल दे रखा है 5,20,000। जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 6 लाख, इसके बाद पी एंड एल दे रखा है आपको 5 लाख। ये क्रेडिट दे रखा है, क्रेडिट देगा तो ऐड करेंगे और डेबिट देगा तो लेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद और कोई रिजर्व या फंड दे रखा है क्या क्वेश्चन में? और कोई रिजर्व या फंड नहीं दे रखा, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 11,20,000। पी एंड एल रिजर्व होता है, सरप्लस सारे पी एंड एल, सारे रिजर्व, सारे फंड इसमें, ठीक है। सेकंड नंबर पे तो इसके बाद उनको बनाना होता है रिजर्व एंड सरप्लस के बाद एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, सॉरी इसका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये ऐसे वैसे देगा, बनाने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन मनी उसको बनाते ही नहीं। इसके बाद हमारा आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कोई पॉइंट है क्या इसमें? कोई भी पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको बनाना करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का पहला पॉइंट होता है हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग। वो भी है क्या इसमें? बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या इसमें? देखो नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद निकाल लो आप ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्वेश्चन में है कि इंग्लिश में पढ़ना क्वेश्चन को। ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल के नाम से ही है, वैसे ही है, ट्रेड पेबल के नाम से ही है, बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। एसेट्स पे आ जाओ, आपको टेंजेबल एसेट्स दे रखी है, सारी चीजें निकाल के दे रखी हैं आपके लिए, ठीक है ना। एक होता है प्रस्तावित लाभांश, इसका आप समझ लो। प्रस्तावित लाभांश इस साल से कंटिंजेंट लायबिलिटी माना जाता है। हमारी बुक में उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं मान रखा है, हमारी बुक में उसको प्रोविजन मान रखा है। हम अपनी बुक के हिसाब से कर रहे हैं। बाकी लेटेस्ट जो चेंज हुआ है इसमें हम प्रपोज डिविडेंड को हमेशा क्या मानेंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी, जिसे बैलेंस शीट में नहीं लेते, ठीक है ना। चलो अपनी बुक के हिसाब से करना है हमको। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसमें आएगा प्रपोज डिविडेंड। कितने रुपए का प्रपोज डिविडेंड है हमारे पास? 2,40,000। इसको वर्किंग नोट को उतार लो, फिर बनाते हैं हम बैलेंस शीट। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे बैलेंस शीट में। क्वेश्चन 6 में कंपनी का क्या नाम है? सुजुकी लिमिटेड। सुजुकी लिमिटेड हमें क्या बनानी है? एज एट 31 मार्च 2007। क्लियर? क्वेश्चन में डेट चाहिए आपकी 70, ठीक है। जो डेट होगी हम लिख देंगे। हाँ, क्या है? नोट्स नंबर। सबसे पहले ए नंबर पे हम लिखते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं वो लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का पहला लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन में देखो शेयर कैपिटल कितने रुपए की है। क्वेश्चन में आपके में शेयर कैपिटल है स्टार्टिंग में 24 लाख रुपए। क्लियर है? इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं रिजर्व एंड
कितने रुपए का रिजर्व सरप्लस? 11 लाख। इसके बाद लगते हैं हम मनी रिसीव्ड होंगे, शेयर वारंट है नहीं, कुछ शेयर में तो नहीं लिखते। इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखते हैं एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नहीं है तो हम नहीं लिख रहे, ठीक है ना। इसके बाद हम लिखते हैं नॉन करेंट। अच्छा एक काम करना, हेडिंग तो मेन हेडिंग को डाल दो। मेन दूसरे नंबर की हेडिंग क्या होती है? एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। ये है नहीं है तो जो मेन हेडिंग है उसको तो लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर की आपकी आती है नॉन करेंट। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर पहला पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारे पास है ही, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरिंग वो हमारे पास है ही नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो हमारे पास है ही नहीं है। नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है क्या क्वेश्चन में? है। नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने रुपए की है? कितने? ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लिखते हैं करंट लायबिलिटी के जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो हमारे पास है नहीं है। इसके बाद जो हमारा होता है वो ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्वेश्चन में आपको दे रखा है, व्यापारिक देता है 3,20,000। इसके बाद हम लिखते हैं आपका अदर करंट लायबिलिटी, वो हमारे पास है ही नहीं है। इसके बाद हम लिखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन अभी हमने लिखा था कितने रुपए का था? 2 लाख। टोटल लगा दो, पूरे का टोटल लगा दो, 24 और 11 35, 35,80,000, 38 लाख, 39 लाख, 41 लाख 40,000। आंसर चेक करो एक बार। क्या चीज रह गई लिखने से हमसे? चेक करो। अरे संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन हो जाए प्रोविजन फॉर, अच्छा वो तो उसमें चला जाएगा। कर के लिए आयोजन 80,000 रुपये। एक सेकंड, हमने अभी जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का फॉर्मेट बनाया था ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या लिखा था? प्रपोज डिविडेंड लिखा था कितने रुपए का? इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स और एक आपका प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है आपका? 80,000, ठीक है ना। और आपका प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी दे रखा है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ लिख दो या आप उसको डेटर में से घटा के लिख दो। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ये जो 3,20,000 इसको 4 लाख करो। इसमें आंसर कितना दे रखा है बुक में? 42 लाख से इसी में लिख रखा है। इसको कर लो 80,000 कितना है ये? 40,000 और 80, एक 20 बढ़ा दो, इसमें कितना हो जाए? 3,20 का 1 20 है 4,40,000, 4,40,000। एक 20 इसमें बढ़ा कितना हो गया? 42 लाख। इसको नोट करो। अभी प्रॉब्लम क्या चीज? ये जो ट्रेड पेबल नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करना था यार। ये कितना था? 3,20। यहाँ 1 20 बढ़ाने थे, ये 3,60 हो जाएगा। अब ठीक है। ट्रेड पेबल तो ये 3,20, ट्रेड पेबल में कोई नहीं। हाँ नोट्स तो गंदा करा दूंगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो आपका कितना रह जाएगा? पहले कितना था? 240, 1,20,000 बढ़ा दो 3,60,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दोबारा से बना लेंगे इसका वर्किंग, ठीक है ना। एसेट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कहाँ क्या लिखते हैं? सबसे पहले एसेट होती है हमारी नॉन करेंट एसेट। और नॉन करेंट एसेट्स का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो आता है फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पहला जो पॉइंट होता है वो होता है टेंजिबल एसेट। आप देखिए क्वेश्चन में कितने रुपए की हमारी टेंजिबल एसेट्स है? 34,60,000। इंटेंजिबल एसेट है क्या कोई? नहीं है। अच्छा, इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। इसके बाद बी पॉइंट पे क्या आता है हमारा? इन्वेस्टमेंट, वो भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो ढूंढो इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा जो आता है नेट डेफर्ड टैक्स एसेट है क्या? अदर, कुछ भी नहीं है, नहीं लिख रहे हैं। सेकंड नंबर पे हम यहाँ लिख देते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम सबसे पहले लिखते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। सेकंड नंबर पे लिखते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है क्या क्वेश्चन में? इसके बाद लिखते हैं ट्रेड रिसीवर्स, ये तो है ट्रेड
कितने रुपए का है? कैश है क्या क्वेश्चन में? कैश बिना कैश की कंपनी है। चलो यही है बस, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। टोटल लगा दो 34 और 8 42 लाख। हाँ ये इसका टोटल। इस तरह से ये हमारी बन गई बैलेंस शीट। ठीक है, नोट करो। चलो इसका वो वर्किंग ऑर्डर बना लो। रिजर्व एंड सरप्लस दोबारा से नोट्स रिजर्व एंड सरप्लस। ये दिख नहीं रहा है, चलो बनाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का जो नोट्स ऑफ अकाउंट बनेगा, कैसे बनेगा? इसका बना रहे हैं हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 3 चीजों को लिखा गया है। पहला इसमें लिखा गया है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड था 2,40,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें 80,000। और तीसरे नंबर पे इसमें लिखा गया है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल 40,000। तीनों को जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3,07,000। अभी थोड़ी देर पहले जो बनवाया था इसको मैं उसी में चेंज कर लेना। रिजर्व एंड इसका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो उसमें केवल हमने ये लिखा था, इन दोनों को हमने नहीं लिखा था। ठीक है ना, क्लियर है? इसको हमने देखा नहीं था क्वेश्चन में, अब देख लिया। इसका 3,07,000 रुपये इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, इस नोट्स टू अकाउंट्स का देखो सबसे पहला पॉइंट सेल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आती है? सेल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको निकाल के दे रखा है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपको है दे रखा है। 10% डिवेंचर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2016। इससे क्या निकलेगी हमारी? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट। इस फाइनेंस कॉस्ट को कैसे निकालेंगे? जो डिवेंचर है उस पर क्या देना पड़ेगा हमको? इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे निकलेगा? कितने रुपए के डिवेंचर है? 2 लाख रुपए के डिवेंचर। और ब्याज की रेट कितनी है? 10%। और ये डिवेंचर इशू कब करे गए? 1 अप्रैल को। और ब्याज कब तक का निकालना है? 31 मार्च तक का। तो पूरे 1 साल का ब्याज निकलेगा। तो पूरे साल का ब्याज डायरेक्ट निकाल दो। कितने रुपए आ गया? 20,000। क्लियर है? इसके बाद आप देखिए डेप्रिसिएशन और मशीनरी आपको दे रखा है। ये डायरेक्ट किस में आ जाएगा? अमोर्टाइजेशन में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो लिख दो यहाँ। डेप्रिसिएशन के हेड में आएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितने रुपए का है? 50,000। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 2 बातें आती हैं। पहले नंबर पे सेल। सेल कितने रुपए की है क्वेश्चन में? स्टार्टिंग में दे रखी है आपको 45 लाख रुपए। और लास्ट में देखो दे रखा सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप कितने का दे रखा है? 10,000 का। 10,000। तो मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने की हो गई? 45 लाख 10,000। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये किस में आ जाएगा? अदर इनकम। किसमें आएगा? इसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसमें आएगा कितने रुपए का है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक नोट करो प्रॉफिट सब। चलो एक दो और बना लेते हैं। इसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन में सैलरी। सैलरी किस में आती है? वेजेस और सैलरी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें आपका आएगा सैलरी। कितने की सैलरी है? और वेजेस कितने की है? 1,80,000।
वेजेस 1,00,000, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना है 2,40,000 है। ये मेरा क्या हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। को डाउट यहाँ तक का वर्किंग बना लो। अब वर्किंग नोट बनेगा चेंज इन इन्वेंट्री का। चेंज इन इन्वेंट्री इसका बनेगा ओपनिंग स्टॉक इधर रखा है ना, ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है? ओपनिंग स्टॉक है आपका 3 लाख रुपए का। लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितने का है माइनस के 2 लाख। पुट आउट ठीक है, नोट कर लो सब इसको बराबर। हाँ भाई इनकम स्टेटमेंट देखो, कंपनी का क्या नाम है शुभम लिमिटेड। शुभम लिमिटेड हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2007। आएगा नोट नंबर, यहाँ पे आएगा अमाउंट। पहले नंबर पे हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना था 24,10,000। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं अदर इनकम। अदर इनकम कितनी निकाली थी हमने 60,000। इसके बाद हम लिखते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू लिखेंगे 24,70,000। इसके बाद चौथे नंबर पर हम लिखते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम रॉ मटेरियल कंज्यूम। एनी क्वेश्चन है क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितने रुपए का है 21 लाख 30 लाख। इसके बाद लिखते हैं हम चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री कितने का है माइनस के 2 लाख। एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये आएगा ना यहीं पे ऊपर आएगा ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितने का है 8 लाख का। यहाँ लिख दो डी पॉइंट में एक्सपेंस। ठीक है एक्सपेंस लिख रहे हैं यहाँ। इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितने रुपए का है 2,40,000। इसके बाद क्या आएगा फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट कितने का निकाला था हमने 30,000 20,000। ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 50,000। बस ये पॉइंट थे हमारे। इसका टोटल लगाओ 8 38 और 2 36 36 और 2 38 40 38 60 39,10,000। क्लियर है। ये मेरा टोटल कौन से पॉइंट का टोटल आ गया डी पॉइंट का टोटल एक्सपेंस का टोटल। अब मुझे निकालना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा हमारी इनकम कितनी हुई 24,10,000 70,000। एक सेकंड रुको लॉस आ रहा है। सेल भैया सेल हमने गलत लिख दी थी। सेल ही 45 लाख थी 45,10,000 हो जाएगा। इसको वर्किंग नोट में आप सही करो। उसको कितना लिख रखा था सेल हमने कितना 45,10,000। तो ये बोली किसने थी अब ये 25,10,000।
45,10,000 है ये। 45 10 और 60, 45,70,000। 45,70,000 में से 39,10,000 घटा दो, 6,60,000। कितना बचा? 6,60,000। ये मेरा कितना हो गया? नेट प्रॉफिट। तो डाउट ये हमारा आंसर।